नमस्कार भैया बहनों। कल हमने हमारे सामाजिक विज्ञान के पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती हैं का 2 भाग में पढ़ चुके हैं। आज तीसरे भाग में हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी जो हैं किस प्रकार हमारे यहाँ के देसी राजा महाराजाओं के शासन में रेजिडेंट नियुक्त करती हैं, उनकी रियासतों में रेजिडेंट नियुक्त करती हैं और अपना आधिपत्य स्थापित करती हैं। कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका शासन फैलता जा रहा था। हमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1757 से लेके 1857 के बीच इस कंपनी ने भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को हम देखते हैं तो कई बातें सामने आती हैं। उन्होंने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। यूँ कह सकते हैं कि साम, दाम और दंड भेद की नीति अपनाकर उस राज्य को अपने शासन में मिला लिया या उस पर अधिग्रहण कर लिया। भैया बहनों, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट नियुक्त कर दिए। ये रेजिडेंट जो थे ये क्या थे? रेजिडेंट यानी ये अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि थे या अंग्रेज अधिकारी थे जो सीधे सीधे हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके रियासत में हुआ करते थे और वो बिना रेजिडेंट की अनुमति के स्थानीय राजा कोई भी निर्णय नहीं कर पाता था। और धीरे धीरे इन रेजिडेंटों का जो है हस्तक्षेप जो है बढ़ता गया। रेजिडेंटों का सीधा सीधा काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उसके काम को आगे बढ़ाना। रेजिडेंटों के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। ये रेजिडेंट वास्तव में अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की जो सारी बातें हैं ये रेजिडेंट ही तय करने लगे थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी, यानी बिना उस शासक की इच्छा के ज़बरदस्ती सहायक संधि थोप दी गई, जिसके तहत एक तो संधि थी, एक सहायक संधि। संधि में शर्तें पहले से तय थी और उसके साथ में और संधि जोड़कर जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में हित हो कंपनी का। जो इस रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। यानी जो भी रियासत है कंपनी की शर्त को मान लेती, सहायक संधि को मान लेती, अब वो अपना खुद की सेनाएं नहीं रख सकती थी। उसे कंपनी की तरफ से ही सुरक्षा मिलती थी। वो जो सेना थी वह कंपनी की तरफ से होने के कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही वफादार होती थी। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। कितना बड़ा षड्यंत्र था ये। गलती से अगर शासक चूक गया कि रकम अदा नहीं की सहायक संधि के अनुसार या सेनाओं के खर्चे के लिए, तो उसके ऊपर कंपनी जो है उस राज्य पर ही अपना कब्जा कर लेती थी। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जब रिचर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना था 1798 से लेके 1805 तक वह गवर्नर जनरल रहा। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, केवल और इसलिए कि नवाब से सहायक सेना को पैसा अदा करने में चूक हो गई थी। इसी के आधार पे हैदराबाद के कई इलाके भी अंग्रेज़ों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन ली थी। देखिए, रेजिडेंट जो थे ये बहुत बड़ी एक ताकत थी कंपनी की। कंपनी के द्वारा ये नियुक्त किए जाने वाले जो रेजिडेंट हैं, इसके बारे में स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने ये कहा है। दरअसल रेजिडेंट
रियासत का राजा होता है, हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है, यानी रेजिडेंट नहीं हो तो भी शासन चल सकता है। लेकिन जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाते हैं। ये विचार जो है जेम्स मिल 1832 में, जो ये स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था। भैया बहनों, जब कंपनी को अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों पर खतरा दिखाई दिया जाने लगा तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता अपनाया और इसके तहत दक्षिणी भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। मैसूर का राजा था उस समय हैदर अली। इनका शासनकाल रहा था 1761 से लेकर 1782 तक। उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान का शासन रहा था 1782 से 1799। ऐसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था और उसकी ताकत के कारण से मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च, इलायची ये खरीदा करती थी, दालचीनी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, क्योंकि कंपनी की जो नीतियाँ थी वो हड़पने की नीति और बेईमानी की नीति पे कंपनी चल रही थी। इस कारण से टीपू सुल्तान ने चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का जब निर्यात रोक दिया तो सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। ऐसा जब हुआ तो कंपनी के जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो आग बबूला हो गए और काम इस टीपू सुल्तान ने एक और किया कि टीपू सुल्तान ने अपने यहाँ जो फ्रांसीसी व्यापारी हैं उनसे घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से सेना का आधुनिकीकरण किया। यह अंग्रेजों को बिल्कुल भी सुहा नहीं रहा था, जचने वाला विषय नहीं था। उन्होंने टीपू सुल्तान को सबक सिखाने का मार्ग सोचने लगे और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में इस प्रकार का प्रचार प्रसार करने लगे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते हैं। और अंग्रेजों को ऐसा भी लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना, कुचलना जरूरी है। और इसी के फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 लड़ाइयाँ हुई, 1767 से 1769, 1780 से 84 तक और 1790 से 92, और चौथी लड़ाई हुई थी 1799 में। श्री रंगपट्टम की जो आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली थी और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए इस श्री रंगपट्टम के युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का जो पूरा राजकाज है, पुराना जो राजवंश था कोडियार वंश, उसके हाथों में सौंप दिया गया। और इसके साथ ही मैसूर पर भी अंग्रेजों के द्वारा शायक संधि थोप दी गई। भैया बहनों, टीपू सुल्तान के ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें देखिए टीपू सुल्तान के बेटों का ये बंधक के रूप में बनाए गए हैं, कार्नवालिस के सामने पेश किया गया। ये डेनियल आर्म के द्वारा चित्र हैं। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया और ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों को तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिनमें अंग्रेज़ों की सत्ता की विजय दिखाई देती हो। ये उस पर समय का ये चित्र हैं। देखिए टीपू सुल्तान जो था वास्तव में शेर था, यानी शेर क्यों कहा है, इसके पीछे ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये एक टीपू के विशाल का मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें ये नकली शेर है और एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए हैं, यानी अंग्रेज़ों के प्रति टीपू सुल्तान के मन में कितनी घृणा थी ये चित्र से दर्शाता है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था
और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब ये खिलौना अभी वर्तमान में शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो अंग्रेज जो हैं ये खिलौना अपने साथ लेकर गए थे। टीपू सुल्तान एक बहादुर राजा था। उसकी जो छवि थी, कोई भी राजा होता है, अक्सर क्या होता है कि राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से बनती है। प्रचलित किस्सों से उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में भी कहा जाता है कि वे एक बार अपने फ्रांसीसी एक दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी संयोग से नीचे गिर गई। टीपू सुल्तान जो निहत्थे हो गए और उन्होंने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार मुकाबला करते करते अपनी कटार भी उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उनको शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर थी। भैया बहनों, जब हैदराबाद पर कंपनी का राज्य स्थापित हो गया, उसके बाद अंग्रेजों की लड़ाई चालू होती है मराठों से। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू करना चाहती थी और कंपनी को लगता था कि मराठों को ख़त्म करने के बारे में विचार करना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई, उस पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे जो हैं बुरी तरह हारे थे और उस हार के बाद मराठों का सपना, दिल्ली पे शासन करने का जो सपना था, वो चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इन राज्यों की जो बागडोर थी वो सिंधिया हैं, होलकर हैं, गायकवाड़ हैं, ये मराठा सरदार थे और भोंसले हैं, ऐसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में आ गई। ये सारे सरदार एक पेशवा कहते हैं, एक सर्वोच्च मंत्री हुआ करता था, जिसके अंतर्गत कन्फेडरेसी गठबंधन, एक राज्यमंडल का एक सदस्यों का गठबंधन था, उस गठबंधन के हाथों में आ गई। और पेशवा जो था इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासक के प्रमुख हुआ करता था और वह पुणे में रहता था। उसमें महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रमुख मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि मराठों की शक्ति क्षीण होती जा रही थी लगातार युद्धों के कारण से। पहला युद्ध जो हुआ 1782 में सालबाई संधि के बाद खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया। अंग्रेजों के लिए ये सालबाई की जो संधि हुई बड़ी शर्मनाक संधि थी। तब अंग्रेजों ने बदले की भावना से दूसरा मराठा युद्ध जो है 1803 से 1805 के बीच में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा जो हुआ वो अंग्रेजों के हित में हुआ। इसमें उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग जो हैं अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और तीसरा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 1819 तक, अंग्रेज और मराठा युद्ध, जिसमें मराठों की ताकत जो है पूरी तरह से कुचल दी गई। इसमें अंग्रेज विजयी रहे। अब पेशवा जो हैं उसको पुणे भेज दिया गया, पुणे से हटाकर कानपुर भेज दिया गया और कानपुर के पास बिठूर स्थान है, बिठूर में भेजा, जहाँ पेंशन पर भेज दिया। अब और दूसरी बात, पेशवा पद समाप्त कर दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। विंध्य नहीं, विंध्याचल पर्वत है। अंग्रेज जो हैं अपने आप को सर्वोच्च मानते थे। उस समय अंग्रेजी का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसने नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति जो है इसकी शुरुआत की थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, यानी वो उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए वे भारतीय राज्यों से ऊपर हैं, अपने आप को ऊपर मानते थे, सर्वोच्च मानते थे। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करना उनका अधिकार समझते थे। इसके साथ ही अधिग्रहण करने का उनको अधिकार है, ऐसा धमकी देने का भी उनको अधिकार है, ये उनका मानना था। ये इस प्रकार की सोच के बाद भी अंग्रेजों की नीतियों को दिखाई देती रही। सर्वोच्चता की नीति को लेकर जब अंग्रेजों ने छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो उस समय
छोटे राज्य भी उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो गए। छोटा सा राज्य था कर्नाटक में कित्तूर, जहाँ की रानी थी चेन्नम्मा, और रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। 1824 में अंग्रेजों के और चेन्नम्मा के मध्य युद्ध हुआ। उस युद्ध में रानी को गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर की जो प्रतिरोध है, इसको वहीं के एक चौकीदार, रायना नामक चौकीदार था, उसने संभाले रखा। चौतरफा समर्थन उस चौकीदार को मिला था। सहायता खूब लोगों ने की थी। ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया रायना ने। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण में देखने को मिलते हैं जो अंग्रेजी राज्य को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं थे। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये कित्तूर कर्नाटक में है। रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति, एक बहादुर रानी जिसका इतिहास के पन्नों में आज भी हम स्मरण करते हैं। भैया बहनों, 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। उनको लगता था कि कहीं रूस जो है का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले लें, और इसी डर के कारण से अंग्रेज उत्तर पश्चिम में भी भारत अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उत्तर पश्चिम में नियंत्रण स्थापित करने से पहले अफगानिस्तान पे उनको नियंत्रण में लेना जरूरी था। तो 1838 से लेकर 1842 तक अप्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। 1843 में सिंध भी कंपनी के कब्जे में आ गया, और सिंध के बाद पंजाब के महाराजा थे उस समय रणजीत सिंह, बहुत बहादुर थे। उन्होंने कंपनी की दाल नहीं गिलने दी, लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। और रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई, और आखिर में 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब को अधिग्रहण कर लिया। रणजीत सिंह जी का ये दरबार है, आप देखिए इसमें किस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह जो हैं विराजमान हैं। सभी लोग विराजित हैं। भैया बहनों, ये कुछ आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ये कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पाठ का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। कल आपको एक गूगल टेस्ट, ऑनलाइन गूगल टेस्ट का एक प्रश्न पत्र भी मिलेगा इस पाठ का। पिछला आपने हल किया ही है और आगे वाला भी हल करना है। अपने और मित्र जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी जोड़ें और उनको भी इस पत्र को हल करने के लिए कहें। धन्यवाद।